मेरा नाम रेखा है और मैं एक साधारण परिवार से थी। अभी नई नई मेरी शादी हुई थी। मैं एसी वाले रूम में लेटी थी और सास गर्मी में घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी अचानक नंद आ गई और माँ को इस हाल में देखकर उसका दिल तड़प उठा। उसने बाई से मेरी शिकायत लगाई तो पति ने मुझे डांटने की बजाय माँ को ही घर से निकाल दिया। नंद उसे अपने साथ ले गई। मैं बहुत खुश थी कि पति ने माँ को घर से निकाल दिया है। अब यहाँ मेरी मनमानी चलेगी। लेकिन एक दिन सास की अलमारी खोली तो वहाँ से कुछ पुरानी तस्वीरें मिली। उन्हें देखकर मेरा दिल फटने लगा, क्योंकि मेरा पति लाखों रुपए कमाता था। घर भी उसका किसी महल से कम ना था। नंदों की शादी हो चुकी थी, बस एक सास थी जो एक टांग से अपाहिज थी। वो अक्सर मुझे छोटी छोटी बातों पर टोक दिया करती थी। मैं जो गलती करती मुझे बड़े प्यार से समझाने की कोशिश करती, लेकिन उनके समझाने और टोकने पर मेरे शरीर में आग लग जाती थी। मेरा शुरू से ही ख्वाब था कि मैं एक पैसे वाले लड़के से शादी करूं और मेरा पूरे घर में राज हो, पति भी मेरा गुलाम हो। सब कुछ मेरी सोच के मुताबिक हुआ था। पति भी बहुत मोहब्बत करने वाला और धीरे धीरे मेरा गुलाम बनता जा रहा था। बस एक सास थी जो अब मेरे गले का कांटा बन गई थी, लेकिन मैं भी किसी से कम ना थी। जब नंदे आती तो मैं भाग भाग कर घर के काम करती, खाना भी बड़े स्वादिष्ट बनाती। एक दिन नंद ने मेरी तारीफ करते हुए कहा, वाह भाभी, आपने हमारे घर को तो स्वर्ग बना दिया है। सास ने भी कहा, हाँ बेटी, वाकई मेरी बहू तो मेरे लिए एक फरिश्ता है। उनके शब्द सुनकर मैंने चाय का कप उनकी तरफ बढ़ाया, मगर मेरे दिल में खंजर सा लगा। काश उन्हें पता होता कि मैं किस कदर चालाक हूँ। उनकी सेवा के नाम पर एक खेल खेल रही हूँ। रात को जब पति कमरे में दाखिल हुआ तो कहने लगा, तुमने मेरी माँ और बहनों का दिल जीत लिया है। मैंने शर्म से आंखें झुका ली और कहा, यह सब आपका वरम है, वरना हकीकत तो यह है कि मैं कुछ भी नहीं। पति ने मेरी ठोडी पकड़कर कहा, नहीं, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशकिस्मती हो। यह सुनकर मैंने दिल में कहा, हाँ खुशकिस्मती तो है, लेकिन सिर्फ मेरे लिए, क्योंकि यह घर अब मेरा है और एक दिन सब कुछ मेरे कब्जे में होगा। कुछ दिन बाद एक मौका आया जब सास को जुकाम हो गया। वो बिस्तर पर पड़ी थी और बार बार खांसती थी। मैं कमरे में दाखिल हुई और उनके सिरहाने बैठ गई। माँ जी, दवा ले ली आपने? मैंने नरमी से पूछा। उन्होंने कमजोर आवाज में कहा, बेटी, शायद मुझे बुखार हो रहा है, बस चाय पिला दो। मैंने काम वाली को आवाज दी और कहा, माँ जी के लिए चाय ले आओ और देखो अदरक भी डालना। सास ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बेटी, भगवान तुम्हें खुश रखे, तुमने तो मेरा दुख बांट लिया। मैंने मुस्कुराहट के साथ कहा, माँ जी, आपकी दुआओं से तो मेरा घर बसेगा। दोस्तों, इस कहानी के अंत तक बने रहें और ऐसी चालबाज बहू का क्या अंजाम होता है जरूर देखना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन अंदर ही अंदर मैं सोच रही थी, यह तो अभी शुरुआत है, अभी तो मैंने असल खेल शुरू भी नहीं किया। सास के इलाज पर दिन ब दिन ज़्यादा पैसे लगने लगे तो मेरा दिल बोझल होने लगा। अक्सर रात गए दफ्तर से थका हारा आता और सास की दवाइयों के खर्चे का जिक्र करता। वो हंसकर कहता, भगवान का शुक्र है कि सब कुछ बर्दाश्त हो रहा है। लेकिन मेरे दिल में यह बात चुभने लगी कि इतनी दौलत होने के बावजूद घर का बड़ा हिस्सा सास की बीमारी पर खर्च हो रहा है। मैंने सोच लिया कि अब कुछ ऐसा करना है कि यह खर्च भी कम हो और घर में मेरा असर भी ज़्यादा हो। एक रात मैंने पति से कहा, आप कितने थके थके लग रहे हैं। यह घर में इतने नौकर चाकर भी हैं, हर वक्त पैसे खर्च होते हैं, क्यों ना हम थोड़ा सादा हो जाएं। वो हैरान हुआ और बोला, मगर यह सब तो माँ की सहूलत के लिए रखे हैं। मैंने नरमी से कहा, माँ जी को आराम की ज़रूरत है, लेकिन इन नौकरों पर कितना खर्च आता है। आपको तो हर महीने लाखों का बोझ उठाना पड़ता है, क्यों ना हम थोड़ा सा कम कर दें, मैं खुद सब संभाल लूँगी। पति ने मेरा चेहरा देखा और मोहब्बत से कहा,
तुम वाकई कमाल की औरत हो। अगर तुम कहती हो तो ठीक है। यह सुनकर मैंने अच्छा मौका जाना और अगले दिन एक एक करके सभी नौकरों की छुट्टी कर दी। सास ने हैरानी से कहा, बेटी यह तुमने क्या किया? यह सब तो मेरी मदद के लिए थे। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, मम्मी जी अब आपको आराम करना चाहिए, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। लेकिन हकीकत में अगले ही दिन से मैंने घर के सारे बोझ उन पर डाल दिए। सुबह सवेरे उनको आवाज़ देती, मम्मी जी बर्तन धुल गए, ज़रा जल्दी कीजिए। वो छड़ी के सहारे लंगड़ाती हुई किचन में जाती और बर्तन धोती। कभी वह गिरती तो मैं कहती, ध्यान क्यों नहीं देती, यह सब काम तो आपको आते हैं। एक दिन दोपहर को मैं सोफे पर बैठकर किताब पढ़ रही थी और सास झाड़ू लगा रही थी। उनके माथे पर पसीना था, सांस फूल रही थी, लेकिन मैंने आंख उठाकर भी ना देखा। बस इतना कहा, जरा कॉर्नर अच्छे से साफ कीजिए, वहाँ मिट्टी रह गई है। शाम को जब पति घर आया तो मैंने थकान के साथ कहा, सारा दिन मैं अकेली काम करती रही हूँ, अब तो कमर में दर्द हो रहा है। पति ने फौरन कहा, जान तुम इतनी मेहनत ना किया करो। मैंने सर झुकाकर जवाब दिया, क्या करूँ, अब नौकर नहीं है, घर के सब काम मुझे ही करने पड़ते हैं। यह सुनकर वह नर्म हो गया और बोला, मेरी बहनों को शिकायत थी कि तुम माँ को तंग करोगी, मगर तुमने तो खुद को कुर्बान कर दिया। इन शब्दों ने मुझे अंदर से और ज़्यादा सुकून में कर दिया। पति को लगता था कि मैं कुर्बानी दे रही हूँ, जबकि हकीकत यह थी कि सास दिन रात लंगड़ा कर काम कर रही थी और मैं आराम से बैठी सब कुछ देखती रहती। एक और दिन मैंने सास से कहा, मम्मी जी आज कपड़े धो लीजिए, मैं कल से थकी हुई हूँ। वो बहुत मुश्किल से टब के पास बैठकर कपड़े धोने लगी। उनके हाथ कांप रहे थे, पानी की छींटें उनके कपड़ों पर पड़ी, मगर मैंने गुस्से से कहा, ध्यान से, यह जोड़ा नया है, खराब ना हो। रात को वो कराती रही, उनकी टांग में दर्द बढ़ गया। पति ने मुझसे कहा, माँ जी की तबीयत कुछ खराब है, उनसे पूछा, क्या डॉक्टर को दिखाया? मैंने फौरन कहा, हाँ जी, दवाई भी दी है, अब देखते हैं कैसी रहती हैं। हालांकि मैंने कोई दवाई नहीं दिलवाई थी। घर में धीरे धीरे सास का वजूद एक नौकर से भी ज़्यादा खराब हो गया। वो सुबह से शाम तक काम करती और मैं शाम को पति के सामने कुर्बानियाँ गिनवाना शुरू कर देती। सारा दिन मैंने काम किया, कभी झाड़ू कभी बर्तन। मैं थकान दिखाते हुए कहती, पति मेरे करीब बैठकर बोला, मैं जानता हूँ कि तुम सब कुछ कर रही हो, मेरी दुआ है कि तुम्हारी मेहनत का सिला जरूर मिलेगा। मैं दिल ही दिल में हंसती और सोचती कि वाकई सिला मिल रहा है। पति की मोहब्बत और विश्वास के साथ कभी कभी नंदे अचानक आ जाती। एक दिन बड़ी नंद आई, उसने माँ को आटा गूंदते देखा। उसने हैरानी से कहा, माँ आप यह सब कर रही हैं, भाभी कहाँ हैं? मैं फौरन किचन में आकर बोली, अरे आप आई हैं, मैं तो सफाई कर रही थी। माँ जी जिद करती हैं कि वह काम करें, मैं लाख मना करूं लेकिन नहीं मानती। नंद ने शक से देखा, मगर माँ ने कुछ ना कहा, वह बस खामोश रही। मुझे मालूम था कि उनकी खामोशी ही मेरी सबसे बड़ी जीत है। यह सब बातें मिलकर मेरे मंसूबे को कामयाब बनाते जा रहे थे। पति को यकीन था कि मैं कुर्बानियाँ दे रही हूँ, जबकि हकीकत में घर का बोझ सास पर था। मैं सोफे पर बैठकर मैगजीन पढ़ती, कभी टीवी देखती और कभी फ़ोन पर लंबी बातें कर लेती, और साथ साथ यह सोचती कि अगर यह सब ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन सास पूरी तरह से हार मान जाएंगी और यह घर सिर्फ मेरा हो जाएगा। एक दिन की बात है, दोपहर का वक्त था और घर में सास झाड़ू लगा रही थी। उनके हाथ कांप रहे थे और वह छड़ी के सहारे बार बार रुक रुक कर सांस ले रही थी। पसीना उनके माथे से बह रहा था, लेकिन वह फिर भी कमर झुकाकर फर्श साफ कर रही थी। इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने दोनों नंदे खड़ी थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, अरे आप लोग बगैर बताए आइए, बड़ी खुशी हुई। वो अंदर दाखिल हुई और सीधा आंगन की तरफ बढ़ी। जैसे उनकी नज़र माँ पर पड़ी जो झाड़ू लगा रही थी,
वो चौंक उठी। बड़ी नंद ने चीख कर कहा, माँ यह आप क्या कर रही हैं? सास ने हड़बड़ाकर झाड़ू एक तरफ रखी और कहा, बेटी कुछ नहीं, बस जरा सफाई कर रही थी। छोटी नंद गुस्से से आगे बढ़ी, भाभी यह सब क्या है? माँ की यह हालत है और आप आराम से बैठी हैं। मैंने फौरन घबराहट दिखाई और कहा, अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो अभी पानी लेने जा रही थी कि माँ जी ने जिद की कि वह झाड़ू खुद लगाएंगी। छोटी नंद ने तेज लहजे में कहा, यह सब ड्रामा है। हम देख रहे हैं कि आपने माँ को नौकरानी बना दिया है। उनकी आवाज़ इतनी बुलंद थी कि पति के दफ्तर में फ़ोन करना मुझे सही लगा। मैंने तुरंत मोबाइल निकाला और पति को कॉल मिलाई। जैसे उसने फ़ोन उठाया, मैंने रोते हुए कहा, तुम्हारी माँ और बहनों ने मुझे मारा है। उधर पति ने चौंक कर पूछा, यह सब कब हुआ? मैंने आंसू को आवाज़ बनाकर कहा, अभी अभी। मैंने माँ जी को आराम करने को कहा तो दोनों बहनों ने शोर मचाया और मुझे धक्का दिया। नंद मेरे करीब आकर कहने लगी, झूठ बोल रही हो तुम, हमने हाथ तक नहीं लगाया। लेकिन मैंने पति को फ़ोन पर रोते रोते कहा, वह सब मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। पति की आवाज़ बदल गई, तुम फिक्र ना करो, मैं अभी आता हूँ। नंदे हैरान रह गई। बड़ी ननंद ने कहा, भाभी हमें बदनाम करने की ज़रूरत नहीं, हम अपनी माँ को इस हाल में देखकर चुप नहीं रह सकते। मैंने कहा, आप लोग जैसे सोचें, लेकिन मैं सिर्फ आप सबकी भलाई चाहती हूँ। कुछ देर बाद पति घर पहुँच गया। वो अंदर आते ही बोला, यह सब क्या हो रहा है? छोटी ननंद तुरंत बोली, भाई देखो माँ को यह किस हाल में रखती हैं, झाड़ू लगवा रही थी। मैंने तेजी से बात काटते हुए कहा, जी हाँ, मैंने इन्हें आराम करने को कहा, लेकिन यह सब मेरे ऊपर चढ़ दौड़ी। सास खामोश खड़ी रही, जैसे बोलने की हिम्मत ही ना हो। पति ने मेरी तरफ देखा, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। माँ यह सब सच है, पति ने सख्त लहजे में कहा। सास ने कुछ कहना चाहा, लेकिन फिर मैंने रोना तेज कर दिया। देखा आपने, यह लोग मुझे बुरा भला कहती हैं और मुझे बदनाम करने पर तुली हुई हैं। नंदों ने कहा, भाई यह सब तुम्हारे सामने ड्रामा कर रही है, माँ को नौकरानी की तरह इस्तेमाल कर रही है। पति ने गुस्से से कहा, बस एक लफ्ज़ और नहीं। उसने माँ के हाथ को पकड़कर कहा, आप अब यहाँ नहीं रहेंगी, आप मेरी बहनों के साथ चली जाएंगी। सास ने आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटा यह घर तो मेरा भी है। पति ने सख्ती से कहा, अब यह घर तुम्हारे लिए नहीं, मेरी पत्नी की इज्जत सबसे बढ़कर है। नंदे चीखती रह गई, भाई यह सब तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल रही है। लेकिन पति ने किसी की ना सुनी। मैंने सर झुकाकर खामोशी अपना ली, जैसे मैं बहुत मजलूम हूँ। अंदर ही अंदर मुझे सुकून मिला कि अब मेरी सबसे बड़ी रुकावट दूर होने वाली है। उस शाम पति ने नंदों को कहा, माँ को अपने साथ ले जाओ, मैं हर खर्च उठाऊंगा। लेकिन अब वो इस घर में नहीं रह सकती। सास ने कहा, बेटा मैंने क्या गलत किया था? मैंने फौरन कहा, माँ जी आपने कुछ नहीं किया, बस यह सब गलत फहमी है, और ऐसा चेहरा बनाया जैसे मैं उनका साथ देना चाहती हूँ। नंदे गुस्से में बोली, भाभी तुम्हारा ड्रामा ज़्यादा देर नहीं चलेगा, एक दिन सच सामने आ जाएगा। मैंने नरम लहजे में कहा, आप लोग जैसा चाहे सोचो, मेरा ज़मीर साफ है। पति ने सख्ती से कहा, बस अब इस मामले में और बात नहीं होगी। उसके बाद माँ अपने कमरे से चंद कपड़े लेकर बहनों के साथ चली गई। जाते हुए उन्होंने एक बार मेरी तरफ देखा, आंखों में शिकवा और बेबसी थी, लेकिन जुबान खामोश रही। दरवाज़ा बंद होते ही मैंने सुकून की सांस ली। अंदर से खुशी की लहर दौड़ गई कि मेरा खेल कामयाब हो गया, अब इस घर में मेरी राजदारी होगी। पति को लगा कि मैं मजलूम हूँ और नंदे बुरा कर रही हैं। सास को घर से गए कुछ दिन हो गए थे। अब हर हफ्ते वो आकर दरवाजे पर खड़ी होती। उनके हाथों में एक छोटा सा थैला होता, जिसमें पुरानी फाइलें और दवाइयों की पर्ची होती। वो दस्तक देती और हल्की आवाज़ में कहती, बेटा दवाई के पैसे दे दो। मैं खिड़की के पर्दे के पीछे से झांक कर देखती और दिल ही दिल में हंसती, फिर से दरवाज़ा बंद कर देती। एक दिन नंद भी उसके साथ आई। छोटी नंद ने ज़ोर से आवाज़ दी,
भाभी दरवाज़ा खोलो, हम पैसे लेने आए हैं। मैंने जवाब दिया, मेरे पास इस वक्त कुछ नहीं, पति से बात करो। वह गुस्से से बोली, भाभी यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने हंसते हुए कहा, मुझे इल्ज़ाम देना आसान है, लेकिन हकीकत यह है कि तुम लोग ही अपनी माँ को ले गए हो, अब जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। दरवाज़ा बंद करके मैं अंदर आ गई। सास की आवाज़ अब भी बाहर से आ रही थी, बेटी भगवान के लिए मेरा बेटा ही सब कुछ है, मेरी दवाई के पैसे दे दो। मैंने टीवी ऊंचा कर दिया और फिल्म देखने लगी। पति घर आया तो मैंने तुरंत कहा, तुम्हारी बहनें फिर आई थीं, मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही थी। वो बोला, तुम उनकी बातों को दिल पर मत लो, मुझे पता है कि तुम उन सबसे बेहतर हो। यह सुनकर मुझे बहुत सुकून मिला कि पति पूरी तरह मेरे काबू में है। अब मेरी ज़िंदगी का रूटीन बन चुका था। सुबह देर से उठती, आंखों में सुरमा लगाकर आईने के सामने लंबी देर गुजारती, नाश्ता मैं नौकरों से बनवाती और खुद आराम से मैगजीन पढ़ती। दोपहर को मैं और मेरी सहेलियां खरीदारी के लिए निकल जाती, महंगे कपड़े और जेवर खरीद कर लाती। हर बार मैं अपने दिल में सोचती, अब मैं इस घर की असल मालकिन हूँ। सास का हाल दिन ब दिन खराब हो रहा था। वह हर हफ्ते आकर बेटे से मिलने की कोशिश करती, लेकिन मैं दरवाजे पर ही रोक देती। एक दिन वो कहने लगी, बेटी बस एक बार बेटे से मिलवा दो। मैंने सख्ती से कहा, वो बिजी हैं, तुम्हें वक्त नहीं दे सकते। वो धीरे से बोली, बेटी मैंने तुम्हें बेटी बनाया था, तुम ही मेरा सहारा थी। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, अब आपका सहारा आपकी बेटियां हैं। पति को मैंने बताया कि माँ को तो अब बेटियां ही बरगला रही हैं, वह मुझ पर इल्ज़ाम लगाती हैं, मैं तुम्हें उनसे दूर कर रही हूँ। पति ने हाथ लहराकर कहा, मैं जानता हूँ कि असल में कसूर मेरी बहनों का है, माँ उनके बहकावे में आ गई हैं। उन दिनों मेरी सहेलियाँ अक्सर घर आ जाती, हम हंसी मजाक करते, फिल्में देखती और बाहर खाने निकल जाती। एक दिन एक सहेली ने कहा, तुम तो बड़ी खुशनसीब हो, पति भी तुम्हारा दीवाना है और सास को भी तुमने काबू में कर रखा है। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह सब किस्मत है, लेकिन अंदर से मुझे अपनी चालाकी पर नाज था। एक रात मैं फिल्म देख रही थी, पति देर से आया। मैंने कहा, आज इतनी देर? उसने बस इतना कहा, ऑफिस का काम था। मैंने ध्यान नहीं दिया, मगर उसके रवैये में हल्की सी तब्दीली महसूस हुई। वो खामोश रहने लगा था। मैंने सोचा यह वक्त की बात है, लेकिन यह वो लम्हा था जहां तकदीर खामोशी से अपना खेल शुरू कर चुकी थी। रात का वक्त था, मैं हमेशा की तरह सोफे पर नींद भरी आंखों से फिल्म देख रही थी। पति बाहर गया हुआ था और घर में सिर्फ मैं और काम वाली थी। घर में एसी चल रहा था। मैंने हाथ में जूस का गिलास पकड़ा हुआ था कि अचानक एक जबरदस्त मरोड़ मेरे पेट में उठा। ऐसे लगा जैसे किसी ने अंदर से पंजा डालकर आंतें मरोड़ दी हो। मैंने झटके से करवट ली, गिलास हाथ से छूटकर मैट पर गिर गया। मेरी चीख निकल गई। मैंने घबराकर काम वाली को आवाज़ दी, रेनू रेनू जल्दी आओ, लेकिन कोई जवाब ना आया। मेरा दर्द लम्हा ब लम्हा बढ़ रहा था। मैं बड़ी मुश्किल से उठकर बैठी और पसीने में भीग गई। दिल चाहा कि बिस्तर पर गिर जाऊं, लेकिन डर के मारे किचन की तरफ बढ़ गई, क्योंकि मुझे लगा शायद नौकरानी वहाँ हो। जैसे ही किचन के करीब पहुंची तो अंदर से धीमी सरगोशियों की आवाज़ आई। मेरा कदम एकदम रुक गया। मैंने कान लगाकर सुना तो नौकरानी फ़ोन पर बात कर रही थी। उसकी आवाज़ में एक अजीब खुशी झलक रही थी। जी साहब जी, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। मेरा दिल थक से रह गया। मैंने दबे कदमों आगे बढ़कर दरवाजे के कोने से झांका। रेनू हंस रही थी और उसकी आंखों में एक शरारत थी। उसने कहा, जी हाँ, आज तो मेम साहिबा का हाल देखने वाला था। पेट पकड़कर रो रही थी। मेरी सांस रुक गई, पसीना और बहने लगा। मैंने दीवार पकड़कर खुद को संभाला। दिमाग में तूफान मच गया। जी साहब जी कौन है? क्या वो वाकई मेरा पति है? उसी लम्हे रेनू ने फ़ोन पर कहा, जी जी फिक्र ना करें, दूध में वही चीज़ डाल दी थी, अब धीरे धीरे असर दिखाएगी।
मेरे कानों ने जैसे आग पकड़ ली, मेरा दिमाग घूम गया। मैं दीवार से लगकर खड़ी हो गई ताकि वह मुझे देख ना सके। मैंने दिल ही दिल में कहा, तो यह सब कुछ पहले से तय खेल है। यह दर्द किसी बीमारी का नतीजा नहीं बल्कि किसी जहर या जड़ी बूटी का असर है। रेनू ने फ़ोन बंद किया और हंसते हुए चूल्हे पर बर्तन रख दिया। मैं फ़ौरन दबे कदमों वापस अपने कमरे की तरफ लौटी और बिस्तर पर बैठ गई। दर्द अब भी बढ़ता जा रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में रेनू के शब्द गूंज रहे थे। मुबारक हो साहब जी, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। मैंने मोबाइल उठाकर पति को कॉल मिलाई, लेकिन उसका फ़ोन बंद था। मेरा शक और बढ़ गया। दिल कहने लगा, वो ही इस खेल का मास्टर है। लेकिन फिर दिमाग ने बहाना बनाया, नहीं यह नहीं हो सकता, वो तो मुझे चाहता है। इसी कशमकश में रात कट गई। अगली सुबह पति घर लौटा। मैंने थके हुए लहजे में कहा, रात को तुम्हारा नंबर बंद क्यों था? वो बोला, ऑफिस में मीटिंग थी, बैटरी खत्म हो गई। मैंने उसे गौर से देखा। उसका चेहरा बिल्कुल संजीदा था, लेकिन मेरे दिल में एक शक बैठ गया कि शायद वो झूठ बोल रहा है। इसी दौरान नौकरानी चाय ले आई। उसने मुस्कुराकर कहा, मेम साहिबा आज कैसी तबीयत है? मैंने सख्त लहजे में जवाब दिया, ठीक हूँ, तुम्हें क्या? वो खामोशी से कमरे से निकल गई। पति ने कहा, यह बेचारी तुम्हारी कितनी सेवा करती है, तुम्हें हर वक्त इस पर शक क्यों रहता है? मैंने सर झुका लिया और कुछ ना कहा। दिल में सोचा, कितनी अच्छी अदाकारी कर रही है यह नौकरानी। अगले कुछ दिनों में मेरा दर्द बार बार उठने लगा, कभी खाने के बाद, कभी रात को। मैंने पति से कहा, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। उसने बेपरवाही से जवाब दिया, यह सब मामूली है, कल चलेंगे। लेकिन मैं जानती थी कि यह मामूली नहीं, यह कुछ और था। मैंने अगले दिन इरादा किया कि छुपकर इनकी बातचीत सुनूंगी। शाम को पति घर आया तो मैंने नौकरानी पर नज़र रखी। रात के खाने के बाद जब सब अपने कमरों में चले गए तो मैं दबे कदमों से किचन के पास गई। वहाँ पति और नौकरानी धीमी आवाज़ में बात कर रहे थे। पति कह रहा था, याद रखो, ज़्यादा जल्दी ना करो, धीरे धीरे असर होना चाहिए। नौकरानी बोली, जी साहब जी, फिक्र ना करें, अभी तक सब वैसा ही हो रहा है जैसा आप चाहते थे। मेरी टांगों से जैसे जान निकल गई। अब शक की कोई गुंजाइश ना थी। यह सब एक खेल था और इस खेल का मालिक मेरा अपना पति था। कमरे में आकर मैंने दरवाज़ा बंद किया और बेड पर बैठ गई। सांसें बारी थी, दिल तेजी से धड़क रहा था। दिमाग में एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था, ये साहब जी कौन है? मेरा दिल कहता था कि यह मेरा अपना पति है, लेकिन अकल मानने को तैयार नहीं थी। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, नहीं ये इत्तेफाक हो सकता है। लेकिन फिर मुझे पति का बदलता हुआ रवैया याद आया। पिछले कुछ दिनों से वह फ़ोन साथ लेकर बाथरूम जाता था, मेरे सामने बात करने से कतराता था और मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करने की बजाय नज़रें चुराता था। पेट का दर्द एक बार फिर बढ़ने लगा। मैंने तकिया पकड़कर अपने पेट पर दबाया। पसीना माथे से बह रहा था, लेकिन दर्द से ज़्यादा डर ने मुझे जकड़ रखा था। मैंने फैसला किया कि हकीकत जाने बगैर अब मुझे सुकून नहीं मिल सकता। अगली सुबह नाश्ते की मेज़ पर बैठते हुए मैंने पति को गौर से देखा। वो अखबार में नज़रें गाड़े हुए था। मैंने पूछा, कल रात कहाँ थे तुम? काफ़ी देर से आए थे, उसने बेपरवाही से कहा। ऑफिस का काम था, देर हो गई। मैंने दोबारा कहा, फ़ोन भी बंद था, तुम्हें कॉल की थी। वो थोड़ा चौंका, फिर बोला, बैटरी ख़त्म हो गई थी। मैंने उसके चेहरे के हाव भाव पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दिया। दिल में ख्याल आया, शायद मेरा शक गलत है, मगर अगले ही पल नौकरानी की सरगोशियाँ याद आ गई। नाश्ता ख़त्म करके वो दफ्तर चला गया। मैंने सोचा कि आज मैं नौकरानी पर ज़्यादा नज़र रखूँगी। जैसे ही वह किचन में गई, मैं दबे कदमों उसके पीछे पहुँची। वो किसी से फ़ोन पर कह रही थी, जी साहब जी, फ़िक्र ना करें, मेम साहिबा ने कल फिर पेट पकड़कर बैठ जाना था, बिल्कुल वैसा ही हुआ। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई।
दिल चाहा कि फ़ौरन उसके मुंह पर थप्पड़ मारूं, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। सोचा अभी वक्त नहीं, मुझे पहले पता करना है कि यह खेल कितना गहरा है। दोपहर के वक्त में एक पुरानी सहेली मिलने आई। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उससे बातें शुरू की, लेकिन दिमाग मेरा कहीं और ही था। उसने कहा, तुम बहुत कमज़ोर लग रही हो, सब ठीक तो है? मैंने टालने के लिए कहा, बस थकान है और कुछ नहीं। लेकिन उसके जाने के बाद मैं शीशे के सामने खड़ी हुई और अपने चेहरे को गौर से देखा। आंखों के नीचे हल्के काले घेरे आगे थे, होंठों की रंगत ठीक ही थी। ये सब किस वजह से हो रहा है? उसी शाम पति ने आते ही पूछा, तबीयत कैसी है? मैंने कहा, ठीक नहीं, अजीब सा दर्द रहता है। उसने फिक्रमंदी से कहा, डॉक्टर के पास चलते हैं। लेकिन जैसे ही मैं खुश हुई, उसने तुरंत कहा, कल का वक्त निकालते हैं, आज मैं थका हुआ हूँ। मेरा शक और बढ़ गया। दिल में कहा, यह जानबूझकर मुझे डॉक्टर से दूर रख रहा है। रात को खाने के दौरान मैंने गौर किया कि वो किचन में जाकर नौकरानी से धीरे धीरे कुछ कह रहा था। जैसे ही मैं करीब गई, वो बात का रुख बदलकर मुझसे पूछने लगा, तुम्हें कौन सी सब्जी सबसे ज़्यादा पसंद है? मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम अचानक इतना ख्याल रखने लगे हो। वो हंस दिया, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। अगली सुबह मैंने एक फैसला किया। मेरा दिल पूरी तरह तड़पता रहा और नींद आंखों से कोसों दूर थी। जैसे ही सूरज की रोशनी कमरे में दाखिल हुई, मैंने खुद से कहा, आज हकीकत का पर्दा जरूर उठाऊंगी। रेनू हमेशा सुबह सवेरे बाजार जाने के बहाने घर से निकलती थी। आज मैंने तय किया कि उसका पीछा करूंगी। वो रोज की तरह टोकरी उठाए दरवाजे से निकली। मैंने दुपट्टा ओढ़ा और धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और पीठ का दर्द भी बार बार मरोड़ की तरह उठ रहा था, मगर गुस्सा मुझे आगे बढ़ा रहा था। वो गलियों से गुजरती हुई मेरे पति की माँ के मोहल्ले की तरफ जा रही थी। मेरे कदम और भी दबदबे थे ताकि उसे पता ना चले। एक मकाम पर उसने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने फौरन करीब की सब्जी की दुकान पर खड़े होने का बहाना बनाया। जब वो आगे बढ़ी तो मैंने फिर उसका पीछा शुरू कर दिया। आखिरकार वो एक छोटे से घर के सामने रुकी। यह वही जगह थी जहां मेरी सास अब अपनी बेटियों के साथ रहती थी। रेनू ने दरवाज़ा खटखटाया और नंद ने अंदर से दरवाज़ा खोल दिया। मैंने एक खंबे के पीछे खड़े होकर यह सब देखा। रेनू अंदर दाखिल हो गई और दरवाज़ा बंद हो गया। मेरा तजस्सुस अब सबसे बाहर होने लगा। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ी और खिड़की के करीब जाकर खड़ी हो गई। वहाँ से अंदर का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। जो मंजर मेरी आंखों के सामने आया, उसने मेरी रूह तक हिला दी। पति कमरे के बीचों बीच बैठा था। उसके करीब सास मौजूद थी, जो धीरे धीरे उससे बात कर रही थी। रेनू पास बैठी हंस रही थी। पति ने बड़े सुकून से कहा, माँ फिक्र ना करे, सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे हमने सोचा था। वो खुद ही अपने अंजाम को पहुंच जाएगी। मेरी सांस रुकने लगी, मेरा दम घुटने लगा। यह वही शब्द थे जिनसे मैं डर रही थी। मेरा शक अब यकीन में बदल चुका था। सास ने आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटा क्या यह सब जरूरी था? आखिर वो बहू है, चाहे जैसी भी हो। पति ने गुस्से से कहा, माँ उसने आप पर झूठा इल्ज़ाम लगाया, आपको घर से निकाला। आप भूल गई कि किस तरह उसने मुझे आपके खिलाफ किया था। नहीं, यह सज़ा तो उसे भुगतनी ही होगी। रेनू हंसते हुए बोली, जी बिल्कुल साहब जी, अब उसकी हालत देखने वाली है। कल तो वह पेट पकड़कर सोफे पर गिर गई थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। दिल चाहा कि अंदर जाकर सब कुछ तोड़ फोड़ दूं, लेकिन फिर कदम जैसे जमीन में धंस गए। मैं बस पेड़ के तने के पीछे खड़ी यह सब सुनती रही। छोटी ननद ने कहा, भाई हमें तो तरस आता है, आखिर वो हमारे भाई की पत्नी है। पति ने सर्द लहजे में कहा, मैं जानता हूँ तुम्हें तरस आता है, लेकिन तुमने देखा कि उसने माँ के साथ क्या किया। अब वो अपनी हरकतों की कीमत अदा करेगी। सास ने दोबारा कहा, बेटा बदला लेने से सुकून नहीं मिलता, छोड़ दो उसे। लेकिन पति ने कहका लगाकर कहा, माँ अब बहुत देर हो गई है,
जो खेल शुरू हो गया है वह पूरा होगा। मैं ये सब सुनकर कांपने लगी। अब मेरा यकीन पक्का हो गया कि मेरा अपना पति ही मुझे ख़त्म करने पर तुला हुआ है। वही पति जो रात को मुझे तसल्ली देता था, जो मेरे करीब बैठकर मेरे सर पर हाथ फेरता था, वही दरअसल मेरे मरने का मंसूबा बना रहा था। उसी दौरान रेनू ने कहा, साहब जी, मैंने आपके कहने के मुताबिक दूध में वही पाउडर मिलाया है। धीरे धीरे उसका जिस्म अंदर से ख़त्म हो रहा है। कुछ दिनों में यह खुद ही ढेर हो जाएगी। मेरे कानों में यह शब्द जहर बनकर उतरे। मैंने अपने पेट को पकड़कर सहारा लिया। मरोड़ फिर से उठा, सांस लेना मुश्किल हो गया। मैंने पेड़ से टेक लगाई ताकि गिर ना जाऊं। सास ने थके हुए लहजे में कहा, बेटा, भगवान के लिए ये सब खत्म कर दो, यह पाप है। लेकिन पति ने कहा, माँ, अब आप फिक्र ना करें, मैं सब संभाल लूँगा, आप बस सेहत की फिक्र करें। पति के शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। उसने आप पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था, अब उसकी सज़ा मिलेगी। मैंने दूध में जड़ी बूटी डालना शुरू कर दी। जल्द ही वो किसी काबिल नहीं रहेगी। जैसे ही यह शब्द सुने मेरी टांगों से ज़मीन निकल गई। मेरा जिस्म पसीने से भीग गया और दिल ऐसे धड़कने लगा जैसे सीना फाड़कर बाहर निकल आएगा। अब मुझे अच्छी तरह समझ आ गया था, यह पेट का दर्द कोई आम बीमारी नहीं, बल्कि मेरे पति की चाल है। मैं दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ी रही। सांस लेना मुश्किल था। दिल में एक ही ख्याल था। मैंने समझा था कि सबको बेवकूफ़ बना लिया, लेकिन असल में तो मेरा पति ही मुझे अंजाम तक पहुंचा रहा था। मैं दबे पांव वहां से निकली और घर वापस आई। कमरे में आते ही दरवाज़ा बंद कर कर बेड पर गिर गई। आंखों से आंसू निकल आए। मेरे दिमाग में बार बार रेनू के शब्द भी गूंज रहे थे, जी साहब जी, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। अब सब कुछ साफ हो चुका था। रात को पति घर आया। उसने मुझे कमज़ोर और दर्द चेहरे के साथ देखा तो फिक्रमंदी से पूछा, तबीयत खराब लग रही है। मैंने होठ काटते हुए कहा, हाँ, अजीब सा दर्द रहता है। वो कुर्सी पर बैठकर बोला, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, तुम बस आराम करो। उसकी आंखों में वही अजीब सी चमक थी जिसे मैं अब तक नज़रअंदाज करती रही थी। मैंने हिम्मत करके कहा, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? वो चौंका, फिर हंसकर बोला, पागल हो गई हो क्या? मैं क्यों छुपाऊंगा? मैंने उसके चेहरे को गौर से देखा। उसकी मुस्कुराहट के पीछे एक राज छुपा हुआ था। अगले दिन मैंने फैसला किया कि किसी बहाने से दूध को पीने की बजाय बाहर भिजवाकर टेस्ट करवाऊं। जब रेनू ने सुबह दूध पिलाया तो मैंने कहा, यह दूध जरा टेबल पर रख दो, मैं बाद में पी लूँगी। जैसे ही वह किचन में गई, मैंने थोड़ा सा दूध एक बोतल में डाला और दुपट्टे में छुपा लिया। उसी दिन मैं बाजार गई और एक पुराने जानने वाले डॉक्टर के पास पहुंची। मैंने बोतल उसके हवाले की और कहा, जरा बताएं यह दूध कैसा है? वो चौंक कर बोला, क्यों, क्या मसला है? मैंने कहा, बस शक है, देखना चाहती हूँ। उसने दूध का स्वाद चखा और कुछ देर बाद बोला, इसमें खास जड़ी बूटी डाली गई है जो धीरे धीरे जिस्म के अंदरूनी हिस्सों को कमज़ोर कर देती है। यह दवा इलाज के लिए नहीं बल्कि सज़ा देने के लिए इस्तेमाल होती है। मेरा दिल जैसे सीने में धड़कना बंद हो गया। मैंने डर वाले लहजे में कहा, क्या इसका कोई इलाज है? वो बोला, है तो, लेकिन बहुत कम वक्त है। अगर लगातार यह दूध पीती रही तो कुछ महीनों में हालत बिगड़ सकती है। मैंने धन्यवाद किया और वहाँ से निकल आई। रास्ते में हर कदम मुझे भारी लग रहा था। अब मैं जान चुकी थी कि मेरा अपना पति ही मुझे ख़त्म करने के दर पर है। घर आकर मैंने रेनू को बुलाया और कहा, कल दूध तुमने बनाया था? वो चौंकी, फिर बोली, जी मेम साहिबा, हमेशा तो मैं ही बनाती हूँ। मैंने सख्त लहजे में कहा, याद रखो, अब से दूध में कुछ नहीं डालना। वो फ़ौरन बोली, मैंने तो कभी कुछ नहीं डाला। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं, मुझे सब पता चल चुका है। वो कुछ लम्हे के लिए खामोश रही, फिर नज़रें झुका ली। मुझे उसकी खामोशी ही सच लगने लगी। रात को पति मेरे पास आया। उसने कहा, तबीयत कैसी है? मैंने जवाब दिया, बेहतर है।
वो बोला, कल से तुम्हारे लिए अलग से खास खुराक बनाऊंगा ताकि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। हाँ, ठीक तो ज़रूर हो जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे मंसूबों के मुताबिक नहीं। अगले दिन मैंने खुद दूध बनाना शुरू कर दिया। रेनू ने हैरानी से कहा, मेम साहिबा, आप क्यों तकलीफ़ कर रही हैं? मैंने कहा, मुझे सब कुछ खुद देखना है। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे किचन से बाहर भेज दिया। अब मैंने अपने तौर पर इलाज शुरू किया। डॉक्टर ने जो नुस्खा बताया था वो मैंने खुफिया तौर पर लेना शुरू किया। साथ ही मैंने सोचा कि पति को सब कुछ बताए बगैर उसे बेनकाब करूंगी। उसी दौरान एक वाक़या हुआ। दोपहर को पति ने मुझसे कहा, आज तुमने दूध नहीं पिया? मैंने मुस्कुराकर कहा, पी लिया था सुबह ही। वो सुकून में हो गया, लेकिन मुझे यकीन था कि अब वो शक करेगा, क्योंकि उसका मंसूबा धीरे धीरे नाकाम हो रहा था। शाम को जब वो रेनू से बात कर रहा था तो मैं दबे पांव करीब गई। उसने धीमी आवाज़ में कहा, कल का क्या हाल है? रेनू ने जवाब दिया, मेम साहिबा ठीक लग रही थी। उसने गुस्से से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा दिल कांप गया, लेकिन साथ ही एक अजीब सा हौसला भी मिला। अब वक्त करीब है, जल्दी मैं उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लूंगी। सुबह मैं सीधा क्लिनिक पहुंची तो रिसेप्शन पर लड़के ने फार्म आगे बढ़ा दिया। हाथ कांप रहे थे, कलम गिर गई तो नर्स ने बाजू थाम कर बिठा लिया। बेड पर लेटाकर ब्लड प्रेशर और नब्ज नोट की। दर्द कहाँ है? मैंने पेट पर हाथ रखकर कहा, यहाँ, जैसे अंदर कुछ मरोड़ा जा रहा हो। उसने कहा, डॉक्टर आ रहे हैं। कुछ मिनट बाद डॉक्टर कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने पीछे से नज़र डाली। फिलहाल यह पोसिन करने की दवा लग रही है, लेकिन हमें खून और पेशाब के टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और अगर मुमकिन हुआ तो टॉक्सिक स्क्रीन भी करनी होगी। मैंने हल्की आवाज़ में कहा, जो करना है कर लीजिए, बस सच बता दीजिए। लैब टेक्नीशियन ने 3 शीशों में खून भरा, एक कप में सैंपल लिया। अल्ट्रासाउंड रूम में ठंडी जेल पेट पर फैली। स्क्रीन पर सफ़ेद साए बनते टूटते रहे। सोनोलॉजिस्ट ने रिपोर्ट हाथ में देते हुए कहा, आंतों में सोज के असर है, लेकिन पूरा नतीजा तो लैब बोलेगी। बाहर आकर रिसेप्शन पे फीस भरने लगी। मैंने पर्स से कार्ड निकाला तो स्कैनर ने दोबारा रीड ना किया। क्या कैश है? मैंने गर्दन हिलाकर अंगूठी उतारी। यह रख लीजिए, शाम तक पैसे दे दूंगी। लड़की ने कहा, मैडम हम गिरवी नहीं रखते, आप किश्त फार्म भर दें। मैंने फार्म पर सिग्नेचर किए और वेटिंग कुर्सी पर बैठ गई। शाम तक रिपोर्ट्स आ गई। डॉक्टर ने फाइल पलटी, माथे पर लकीर गहरी हुई। AALT और AAST काफ़ी बड़े हुए हैं। CBC में हल्की अनीमिया है और यह देखे टॉक्सिक स्क्रीन में प्लांट अल्कलॉइड्स के निशान मिले हैं। आम रिपोर्ट्स में ऐसा पैटर्न नहीं आता। मैंने खुश्क होठों पर जुबान फेरी, यानी उन्होंने साफ शब्दों में कहा, या तो किसी देसी जड़ी बूटी की रोजाना खुराक चल रही है, या कोई घरेलू चीज़ें जिसका लगातार असर हो रहा है। यह दवा नहीं, जहरीले पौधों का मादा लगता है। मैंने कमज़ोर हंसी के साथ पूछा, इलाज? डॉक्टर ने सख्ती से कहा, वो जरिया बंद कीजिए जिससे यह जिस्म में जा रहा है। अगर सिलसिला ना रुका तो दवा कम फ़ायदा देगी। कानूनी तौर पर हमारी जिम्मेदारी है कि अगर आप शक करें कि किसी ने जानबूझकर दिया है तो रिपोर्ट करें। मैंने नज़रें झुका दी। फिलहाल इलाज कीजिए। अगले 3 दिन मैं रोज़ क्लिनिक आती, ड्रिप लगती, हल्की सी मरोड़ उठती, मगर शाम तक फिर बिगड़ जाती। दवाओं के खर्च ने अकाउंट खाली कर दिया तो मैंने बुरे वक्त के लिए रखी चूड़ियाँ बेच दी। मेडिकल स्टोर वाला रसीद बनाते हुए बोला, यह लीवर प्रोटेक्टर महंगा है लेकिन ज़रूरी है। मैंने कहा, पैक कर दे। घर आकर मैंने दूध का गिलास खुद उबाला, फिर सोचकर बहा दिया। पानी, दलिया, उबली सब्जियां, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक। रेनू ने किचन में झांका, आपको कुछ बनाना है तो बोल दें। मैंने सख्त लहजे में कहा, आज से तुम किचन में नहीं आओगी। वो चुपचाप पलट गई। चौथे दिन दर्द बेकाबू हुआ तो मैं सीधा सरकारी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में जा पहुंची। टोकन लिया। जूनियर डॉक्टर ने केस शीट बनाई। कोई होमियो या दवा चल रही थी? मैंने ना में सर हिलाया, मगर अगली बात खुद ब खुद होंठों से फिसल गई।
शायद किसी ने दूध में कुछ मिलाया हो। डॉक्टर ने कलम रोककर मेरी तरफ देखा। हम आपकी बात नोट कर लेते हैं, चाहे तो मेडिकल लीगल इंटीमेशन कर दें। मैंने पहलू बदला, अभी नहीं। बोर्ड बेड पर ड्रिप कांटे जैसी ठंडक रगों से गुजरी। एक नर्स ने कहा, बात बताओ तो सही, छुपाने से इलाज मुश्किल होता है। मैंने आंखें बंद कर ली। शाम डले पति आया, कुर्सी खींचकर बैठा। डॉक्टरों ने क्या कहा? मैंने फाइल उसके सामने रखी कि जिस्म में पौधों के जहरीले मादे जा रहे हैं। उसका चेहरा एक पल को सुन्न सा हुआ, फिर फौरन बोला, कहीं तुमने वजन बढ़ाने की कोई चीज़ तो नहीं शुरू की? मैंने सीधा आंखों में देखा। नहीं। वो उठ खड़ा हुआ। मैं बिलिंग कर दूं, आराम करो। वह बगैर रुके काउंटर की तरफ चल दिया। मुझे लगा जैसे वह मेरे जवाब का इंतजार कर रहा था, जो आया नहीं। 2 रातें एडमिट रही। बायोकेमिकल मार्कर्स कुछ नीचे आए, मगर जैसे ही मैं घर लौटी फिर मरोड़। डॉक्टर ने फ़ोन पर कहा, जरिया ख़त्म नहीं हुआ तो यह सब चलता रहेगा। मैंने किचन बंद रखा, पानी की बोतलें बाहर से लाई, मगर जिस्म जैसे कहीं अंदर से जल रहा था। इसी बीच मैंने एक पैथोलॉजी लैब से सेकंड ओपिनियन लिया। नतीजा वही रिपोर्ट हाथ में थी। हिम्मत टूटने लगी। आखिर एक रात जब सांस सीने में अटक अटक कर चल रही थी, मैं लॉबी में धीरे से घुटनों के बल बैठ गई। पति अखबार लिए आया तो मैंने उसका कदम थाम लिया। मैंने गलतियां की, तुम्हारी माँ के साथ सख्ती की, मुझे माफ़ कर दो। उसके होठ ठठरे, फिर सर्द लहजे में बोला, अब तुम्हें क्या याद आ गया है? मैंने लरजती आवाज़ में कहा, बस मैं मानती हूँ मैंने जाती की, मगर मुझे मारो मत। वो हंसा नहीं, सिर्फ कुर्सी पर टेक लगाकर बोला, मैंने कब कहा मैं तुम्हें मार रहा हूँ? मैंने मेडिकल रिपोर्ट्स उसकी तरफ बढ़ा दी। यह देख लो मुझे क्या दिया जा रहा है। उसने फाइल उल्टी सीधी की, फिर टेबल पर रख दी। रिपोर्ट्स अपनी जगह, लेकिन घर की हदें तुमने पहले पार की। माँ को दुदकारा, बहनों पर इल्जाम, और अब जब अंजाम सामने आया तो माफ़ी। मैंने उसके घुटनों को मजबूती से पकड़ा। एक मौका दे दो, मैं सब संभाल लूँगी। वो एकदम खड़ा हुआ, दरवाजे की तरफ गया। अब तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं। उसने कॉल बेल दबाई। गेटमैन अंदर आया तो पति ने इशारा किया, मेम साहब का सामान नीचे रखो, ड्राइवर इन्हें मायके छोड़ाओ। मैंने सहारे से उठते हुए कहा, कम से कम दवाइयाँ। वो बोला, जो तुम्हें चाहिए मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा, लेकिन जहाँ नहीं रह सकोगी। मैंने आखिरी कोशिश की, तुम चाहो तो माँ के पास ले चलो, मैं उनके पाँव पकड़ लूँगी। वो सख्त होकर बोला, बहुत देर हो चुकी है। कमरे में जाकर मैंने तेज़ी से बैग में कपड़े रखे, रिपोर्ट्स और एक डायरी रखी। रेनू दरवाजे से लगी तमाशा देख रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने नज़रें चुरा ली। सीढ़ियों से उतरते हुए हर सीढ़ी भारी लग रही थी। लाउंज के कोने में मेरा पसंदीदा गुलदान रखा था। मैंने लम्हे भर को सोचा कि इसे तोड़ दूं ताकि आवाज़ उठे, मगर हाथ रोक लिया। दरवाज़ा खुला, बाहर रात की हवा चुभ रही थी। ड्राइवर ने गाड़ी खोली और बैग रख दिया। पति चौखट पर खड़ा रहा, चेहरे पर फैसला, पत्थर की लकीर। मैंने आखिरी बार घर के अंदर झांका। दीवार पर हमारी शादी की तस्वीर लटक रही थी। एक तरफ मैं, दूसरी तरफ वो, बीच में मुस्कुराहटों का पल जो अब टूट चुका था। मैंने दुपट्टे का पल्लू मजबूती से थामा और सीढ़ियों से नीचे उतर गई। गाड़ी में बैठकर दरवाज़ा बंद हुआ तो आवाज़ ने ऐलान किया, अंजाम के सफ़र का पहला कदम उठ चुका है। गाड़ी के रुकने की आवाज़ के साथ ही मैंने खिड़की से बाहर झांका। मोहल्ले की तंग गलियां और वो मकान मेरे सामने थे। ड्राइवर ने बैग ज़मीन पर रख दिया और कहा, मैडम आगे आपको खुद जाना होगा। मैं गाड़ी से उतर गई। मेरा जिस्म इतना कमज़ोर था कि बैग घसीटते हुए कदम लड़खड़ाने लगे। मायके के दरवाजे पर दस्तक दी तो कुछ देर बाद माँ ने पर्दा हटाकर झांका। उनकी आंखों में हैरानी और नागवारी थी। यहाँ क्यों आई हो? माँ ने सर्द लहजे में पूछा। मैंने रोते हुए कहा, माँ मुझे पनाह दे दो, मैं बहुत बीमार हूँ। उन्होंने दरवाज़ा जरा सा खोलकर कहा, हमने तुम्हें बहुत समझाया था कि गुरूर ना करो,
मगर तुमने किसी की ना सुनी। अब हम तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकते। बाप भी अंदर से आए और कहा, हम पुराने कर्जों में दबे हैं तुम्हारी हरकतों की वजह से। रिश्तेदार भी हमसे कतराते हैं, जहाँ से जाओ। दरवाज़ा मेरे मुंह पर बंद हो गया। मैंने बैग दीवार से टिका दिया और गली के कोने पर बैठ गई। आसपास के बच्चे खेल रहे थे, औरतें बाल्टियों में पानी भर रही थीं, मगर मैं ज़मीन पर बैठी सोचती रही। जिसने दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद की, उसकी अपनी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। शाम ढलने लगी, हवा ठंडी थी, मगर मेरे बदन पर आग सी लग रही थी। मैंने दुपट्टा ओढ़ा और सर घुटनों में छुपा लिया। अचानक कदमों की चाप सुनाई दी। मैंने ऊपर देखा तो सामने मेरी सास और पति खड़े थे। सास ने आगे बढ़कर मेरा बाजू थामा और धीरे से कहा, इसने अपनी सज़ा पा ली है, अब इसे माफ़ कर दो। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने हाथ जोड़कर कहा, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आप पर जुल्म किया, आपको दुत्कारा, झूठे इल्ज़ाम लगाए। पति खामोशी से मुझे देख रहा था। उसके चेहरे पर सख्ती अब भी थी, मगर आंखों में हल्की नरमी झलकने लगी। मैंने कदमों में गिरकर कहा, मुझे एक मौका दे दो, मैंने अपनी गलतियों का एहसास कर लिया है। सास ने बेटे की तरफ देखकर कहा, बेटा इंसान गलतियों का पुतला है, अब ये सब कुछ समझ चुकी है। अगर हम इसे छोड़ देंगे तो यह मर जाएगी। पति ने गहरी सांस ली और कहा, उठो। मैंने धीरे से सर ऊपर किया। उसने हाथ बढ़ाया और मुझे सहारा दिया। तुम्हें जितनी सज़ा मिलनी थी वह मिल चुकी है, अब तुम्हें बचाने का वक्त है। हम तीनों वापस घर आए। कमरे में आकर पति ने एक शीशी निकाली और कहा, यह जड़ी बूटी के असर का तोड़ है, यह दवा रोजाना लेनी होगी, कुछ दिनों तक हालत संभल जाएगी। मैंने कांपते हाथों से दवा ली और पूछा, तुमने यह सब क्यों किया? वो बोला, क्योंकि तुमने माँ के साथ वो किया जिसे माफ़ नहीं किया जा सकता। मैं चाहता था कि तुम वो दर्द जानो जो माँ ने सहना था, लेकिन अब मुझे लगता है कि सज़ा काफ़ी है। सास ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा बदले से घर नहीं बसते, इसे संभाल लो, ये वाकई बदल चुकी हैं। मैंने झुककर उनके पाँव चूमे। माँ जी आप सच कह रही हैं, मुझे समझ आ गया है कि गुरूर और जुल्म का अंजाम हमेशा बुरा होता है। अगले कुछ दिनों में मैंने दवा लेनी शुरू की। मेरा जिस्म धीरे धीरे बेहतर होने लगा, चेहरे पर रंग वापस आने लगे। मैंने खुद किचन संभाला, झाड़ू दिया, बर्तन धोए। सास ने कहा, बेटी आराम करो, अभी तुम कमज़ोर हो। मैंने जवाब दिया, ये सब मेरा फ़र्ज है, अब मैं भी कभी आपको तकलीफ़ नहीं दूंगी। पति दफ्तर से आता तो मुझे काम करते हुए देखकर हैरान होता। एक दिन बोला, काश तुम पहले ये सब समझ लेती। मैंने सर झुकाकर कहा, गलती मेरी थी, लेकिन अब दोबारा नहीं होगी। एक दिन मैंने रेनू को बुलाया और कहा, तुम्हें यह सब करने की हिम्मत किसने दी? वो कांपने लगी और बोली, मेम साहिबा मैं तो हुक्म पर अमल कर रही थी, मुझे पैसे दिए गए थे, मैं मजबूर थी। पति ने सख्त लहजे में कहा, अब तुम्हें यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं। वो शर्मिंदा होकर सर झुकाए बाहर चली गई। घर का माहौल बदलने लगा। सास के चेहरे पर सुकून नजर आने लगा। वो कहती थी, बेटी मेरा आशीर्वाद है, भगवान तुम्हें सीधे रास्ते पर रखे। मैं उनके कदमों में बैठकर कहती, माँ जी अब मैं सिर्फ आपकी दुआओं की मोहताज हूँ। वक्त गुजरता गया और मेरी सेहत बेहतर हो गई। एक दिन मैंने शीशे में अपना चेहरा देखा, जो कभी कमज़ोर था अब पहले जैसा हो गया था। मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। उस दिन मुझे समझ आया कि ज़िंदगी में गुरूर इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। दूसरों पर जुल्म करने वाला आखिरकार खुद बर्बाद हो जाता है, और जो दिल से माफ़ी मांग ले, भगवान भी उसके लिए दरवाजे खोल देता है।